प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। नमस्कार श्रोताओं, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज इस दूसरे संस्करण में हम एक बहुत ही खास मेहमान से बातचीत करेंगे। जाने माने पर्यावरणविद, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सबका जी। डॉक्टर जोशी, आप इतने वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे संरक्षण और विभिन्न पहलुओं पर आपने कार्य किया है। हमें बताएं कि इन वर्षों में आपने किस तरह के बदलाव देखे हैं इस क्षेत्र में। पहली बात तो यह है, करीब 4 दशक हो चुके मेरे सीखने के भी और मेरे काम करने के भी। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस लंबी यात्रा में वो भय जो 40 साल पहले था और जिसको लेकर के हमने पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रकृति के बारे में सोच थी, वो दुर्भाग्य से और बिगड़ती हुई दिखी है। लेकिन 40 साल पहले भी ये भाव था कि शायद हमें इसके साथ चलना चाहिए, इसको अपने साथ नहीं चलाना चाहिए। पर यही में सोच में अंतर आ गया कि हमने जिस दृष्टि से प्रकृति और पृथ्वी को भोगने की कोशिश की, उसमें हमारी समझ शून्य हो गई इस रूप में, ख़ास तौर से कि प्रकृति का नियम है जो कंज्यूम करे वो कंट्रीब्यूट भी करे। पर यही चूक गए। और तब ये महसूस इसलिए भी होता था कि मैं और एक ऐसी जगह जन्मा हूँ जिसे हिमालय जाना जाता है, और स्वतः ही इवेंचुअली वो मेरी प्रवृत्ति भी बनेगी अगर वो प्रकृति का हिस्सा है बड़ा। तो इसलिए ये बात शुरुआत की। और ये बात जैसे कि आपने कहा, और मैं तो समझता हूँ कि आपके इस कार्यक्रम का महत्व सभी तरह के कार्यक्रमों से सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि सब कुछ प्रकृति से चल के है। और मुझे लगता है कि आपने अगर ये शुरुआत की तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज जो दुनिया की सबसे बड़ी चर्चा का विषय ही ये होना चाहिए। तो अब अपना देश हो या दुनिया हो, सब में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। और जो बात तब समझ में आई थी, वो बात आज इस रूप में भी दिख रही है कि हम बहुत चूक चुके। और अभी तक हमारी समझ में एक बात तो बिल्कुल भी नहीं आती कि हमने तभी तमाम तरह की शिक्षाएं दी हों, पर प्रकृति से कुछ नहीं सीखा। ये आप 40 साल की एक अनुभव है कि वो प्रकृति जो हमको सब कुछ देती हो, वो कभी हमारे व्यवहार में नहीं आई। अब आप देखिए, आप पानी पीते हो, आप सांस लेते हो, आप किसी भी रूप में हो, जीवन के तमाम सुविधाओं का, कंफर्ट का लाभ उठाते हैं, ये सब प्रकृति से चल के है। बिल्कुल। और प्रकृति से तो कुछ भी जुदा नहीं है। 1 रुपया हो या $1, या किसी की 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हो या दुनिया 100 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाने वाली हो, ये सब प्रकृति की ही कृपा से है। कितनी अजीब बात है कि हम सब जान रहे हैं और दौड़ रहे हैं, लेकिन ये जब आधार प्रकृति हो और पृथ्वी उसका आधार हो, तो उसके प्रति समझ न होना अब तक, इसके परिणाम सामने हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नदी, हवा, मिट्टी, पानी सब बिखर गए, इसी का कारण है। आपको लगता है कि अब जागरूकता पैदा हो रही है? जैसा आपने कहा कि बहुत इस तरह की एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने को मिले हैं, और अब एक नई सुबह हुई है, और आपको लगता है कि अब शायद पूरा विश्व और भारत भी इस बारे में ज़्यादा सचेत हो गया है। देखिए, एक बात तो स्वीकारनी पड़ेगी कि अगर हम विकास को, तो विकास परिभाषा रची गई है, गढ़ी गई है, जिसके पीछे हमें ये वेस्टर्न तरीका था कि एक कंफर्ट लाइफ, बेहतर जीवन को हमने आधार बनाया और उसके लिए जुटाया जो कुछ भी उसके लिए जुटाना था। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज। एक समय मतलब ये था कि इकोनॉमिक क्राइसिस थी, तो हमें लगता था रोजगार देने हैं, तो इंडस्ट्री बहुत बड़ा था, क्योंकि खाली खेती बाड़ी से बहुत कुछ संभव नहीं था। इंडस्ट्रीज आई, इकोनॉमी बेहतर हुई। आज हम भी अपने देश को गर्व से कह सकते हैं कि हम दुनिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है,
बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एक बात जो साथ में बराबर की चिंता होनी चाहिए है, वो इस बात को लेकर के होनी चाहिए थे, पारिस्थितिकी को लेकर, इकोलॉजी को लेकर, नोइंग द फैक्ट कि अल्टीमेटली तो ये रिसोर्सेज पृथ्वी से ही आएंगे जो कुछ भी होगा। क्योंकि अब विज्ञान को मैं कभी कभी बायस मानता हूँ। मैं साइंस को बायस इसलिए मानता हूँ कि उसने वो काम किया जिससे हम बड़े कंज्यूमर बन जाएं, लेकिन उस हिस्से में बहुत कम काम हुआ जो हम कंट्रीब्यूटर बने। और वो शायद दोनों के बीच में जोड़, जो ब्रिज होना चाहिए था, वो यही था कि हमारी शिक्षा में हमने जो कुछ भी जोड़ा, संस्थान बनाए, वो सब कंज्यूमर बनाए मशीन के तरीके से। लेकिन उस शिक्षा का हिस्सा जो अब कहीं शुरुआत हुई है, उस समझ की कि हम कैसे कंट्रीब्यूटर हों, प्रकृति को कैसे समझें, और एक यही प्लेनेट है जहाँ जीवन है, बाकियों की तो खोज कर रहे हैं। लेकिन बाकियों की खोज करते समय भी आप तो ये तो स्वीकारेंगे, हम सब जगह पानी ढूंढ रहे हैं और अपनी धरती के पानी की समझ ना हो, और चंद्रमा में और मंगल में पानी को तलाशने की कोशिश का मतलब क्या है? जीवन। तो साफ सी बात है कि जब अपने पानी की चिंता भी उतनी हो, मैं समझता हूं कि अभी अपने देश में खास तौर से बढ़त समझ की आ रही है, क्योंकि हम एग्रेसिव इकोनॉमी हम भी हैं दुनिया में, अब तेज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात महसूस की जा रही है, और ये हमारी व्यवस्था, इस देश का बड़ा गर्व है इस बात को कहने में और समझने में कि हमारी तमाम जो पुस्तिका, भारतीय जो ज्ञान विज्ञान के स्रोत, वेद रहे, महाभारत रही, इन सबको अगर आप ध्यान से देखें तो संतुलन की सही परिभाषा, जो सस्टेनेबिलिटी आपके स्टॉकहोम से चला, वो सत्य तो है। वो देश यही है जहाँ संतुलन की बात की गई थी कि आपको हर चीज में संतुलन रखना है। कहीं हमने उसको पार किया है, और ये जो इम्बैलेंस आप देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि पहले आर्थिकी आंदोलन जो देश में आए, इकोनॉमी को वाइब्रेट करने के लिए जो कुछ भी हुआ, अब वो एक हिस्सा था, वो हमने कहीं पश्चिमी देशों से भी सीखा, अपना भी था पर पश्चिमी देशों का भी था। लेकिन एक बात तो तय है, अगर पृथ्वी और प्रकृति के प्रति दुनिया को कोई समझ दे सकता है, वो ये देश है। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, हे पृथ्वी हमारे यहाँ पूजी जाती है। हम नदियों को माँ कहते हैं, और हम प्राणवायु जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और मिट्टी की जो हम बात करते हैं, ये सब इस देश में सिखाया जाता है। और आप ये भी स्वीकारेंगी, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। वो केमिकल यूज जो एक्सेसिव हो रहा है, ये अब रोंदना शुरू करेगी, और ये सत्य है। लेकिन अब कहीं समझ आनी शुरू हो गई, क्योंकि कई मिशन जिनको मैं, नदियों से जुड़े हुए, गंगा की बात है, तालाबों की बात है, जो आपका अमृत सरोवर की बात है, राष्ट्रीय स्तर पे ये कार्यक्रम है जो कहीं इसी ओर इशारा करते हैं कि हमारी समझ अब धीरे धीरे आ रही है। और ऑर्गेनिक खेती को लेके, नेचुरल फार्मिंग को लेके केंद्र से लेके राज्य भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं। तो ये समझ की शुरुआत है, और बात साफ है, पहले पश्चिम से हवाएं चली होंगी, तब इकोनॉमी थी, अब पूरब से हवाएं चलेंगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी समझ है प्रकृति के प्रति। आपने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं नेचर के, और कैसे हमारे देश में पूजा की जाती है हर एक एलिमेंट की। अगर हम माटी की बात करें, ख़ास तौर से आपने माटी की बात करी, माटी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो चलती नहीं है, वो स्टेशनरी है। वायु, जल, उसमें परिवर्तन होता रहता है, फ्लो होता है। सो माटी का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको मेंटेन करना, ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये मुझे लगता है आज का इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सुबह से शाम तक हम कई बार खाते हैं, और जो कुछ भी खाते हैं वो वहीं से आता है। और हमारी धरती कैसी है, हमारी सॉयल कैसी है, ये बड़ा सवाल है। और सारी दुनिया के अलावा, जैसे हमने कहा, वी आर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, और अगर हम उसे यूज कर रहे हैं एक लंबे समय तक, उसके दुष्परिणाम हैं। और वो दुष्परिणाम दुर्भाग्य है कि लंबे समय के बाद पता चलते हैं। जैसे वायु प्रदूषण है, आप इनहेल कर रहे हैं तो अभी आपको आज तत्काल उसका असर नहीं दिखाई देगा, गला खराश होगा, ये कुछ होगा लंबे समय का। ऐसे ही मिट्टी की कहानियां हैं। देखिए, एक शब्द हम कहते थे, मिट्टी से आए और मिट्टी में चले जाएंगे। ये सब तो हमारी, ये कहाँ है, ये हमारी शास्त्रों में है। अब आप जिस मिट्टी से आए अगर वो खराब है, और जिस मिट्टी में जाओगे वो खराब हो, तो स्वयं से प्रश्न भी कर लेना चाहिए कि हमने मिट्टी का क्या सम्मान किया है।
उसी से जुड़ी कड़ी है कि अभी देश के जो पूरे हालात हैं, हमारा मानना है कि शुरुआती लक्षण इस बात में दिखते हैं कि अभी भी खैर कुछ प्रतिशत ऐसा अवश्य है कि सारा देश केमिकल फर्टिलाइज़र अफोर्ड नहीं कर सकता। खास तौर से अगर मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स को देखें, जिनकी लैंड होल्डिंग है, ये कमर्शियल फार्मर जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, वो 10 से 20% होंगे, लेकिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर 80% है। वो उतना केमिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन अब क्या है कि एक संतुलन की आवश्यकता है, जो मैं सरकार की योजना में झलक देखता हूँ कि वो नेचुरल फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत बातचीत आपने सुना हो होगा, क्योंकि कहीं उनके पास भी इस तरह की रपट है ही है कि हमारी जो दिशा है उसको शायद अब कम से कम मिट्टी वाला और गहरी बनाना है। तो ये है, क्योंकि एक बात का हमेशा और ध्यान देना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश में खेती बाड़ी सबसे बड़ा रोजगार होगा। बिल्कुल। और आपको बता दूं, ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें पहला संकट खेतों पे है, ये भी आप जानते हैं। जैसे हमारा देश है, रेन फेयर हमारे फार्मिंग है, रेन कितनी इरेटिक हो गई, तो किस पर सीधा असर पड़ा? आने वाले समय में जो दुनिया की खबर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के खेती बाड़ी का नुकसान हुआ, और जब भी रेन इरेटिक हो जाएगी तो फसलों पर सीधा असर पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि फसल और खेतीबाड़ी सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो अगर खेतीबाड़ी महत्वपूर्ण है तो व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि हमारा सरकारों का तो किसानों के प्रति संवेदनशीलताएं हैं, और वो किसी भी हालत में जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ज़्यादा लोग रोजगार में उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब इसे इस शैली में भी देख लेना चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और उसके अनुसार जो भी कुछ हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेहतर अगर क्लाइमेट चेंज को सॉइल अगर कभी कहीं कम्बैट करेगी, तो वो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, वो उसको ज़्यादा हेल्प करेगा बनस्पत केमिकल के। पिछले 4 दशकों में विज्ञान में आपने कितना परिवर्तन देखा। आज आप एआई पे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक संगम है ट्रेडिशनल एग्जैक्टली। अब मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो बड़ी आवश्यकता है, एआई तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर एक नेचुरल इंटेलिजेंस विच कम फ्रॉम द विलेजेस। वो पेट पालेगा, वही जंगल हवा मिट्टी बनाता है, तो उसके लिए भी अब एक नई समझ खड़ी करनी पड़ेगी। और आप देखिए कि खेती बाड़ी की परिभाषा क्या थी। चलिए आज से 200-300 साल पहले मेरा खेत, मेरा जंगल, मेरा पानी, मेरी मवेशी, ये एक दूसरे से जुड़े थे, मिट्टी भी बनती थी, जंगल भी थे, उसमें सस्टेनेबिलिटी होती थी, सततता होती थी। तो वो कुछ हद तक, जिसे मैं बार बार कहता हूं, हम उस देश के लोग हैं जहां नेचर से इवेंचुअली स्वाभाविक रूप में हम लोग जुड़े हुए हैं। और अब इसका भी जमाना आएगा, क्योंकि फूड क्राइसिस आएगी, वाटर क्राइसिस आ गई, अब एयर क्राइसिस तो आप देख ही रहे हैं, जंगल भी उस गति से नहीं पनप रहे हैं। तो ये मान के चलिए, अब इन तीनों का उत्पाद फूड होता है, तो ये उस रूप में आएगा। सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, उस पे आपने बहुत कार्य किया है। आप हमें समझा सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है इस दिशा में भी? एक जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की आजकल बात होती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? खेती बाड़ी के बारे में जो हमारी समझ होनी चाहिए, जो मेरी व्यक्तिगत मानना है, खेती बाड़ी की अगर जड़ें ढूंढ लें, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर आया, so called that time it was culture, it is a commerce now, agri commerce। अंतर समझिए। एंड वाई कॉमर्स केम, हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए थी, इतने लोगों को फीड करना है वर्ल्ड में। लेकिन जैसे जैसे सरप्लस हुए, दुनिया सरप्लस होती है, तो वो सरप्लस ही से फिर चलता है, इंडस्ट्री चलती है, पॉलिटिक्स चलती है, तो सरप्लस का खेल है। तो इसलिए खेती बाड़ी जहाँ से दुनिया बदली, और उस समय की दुनिया में और आज की दुनिया में जो बड़ा अंतर है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के लिए देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ और मेरे लोग रहते हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी उसी परंपराओं और उसी तौर तरीक़ों से चलती रही है जो प्रकृति के माध्यम थे, समझ थी, अपने बीज, अपना पानी, अपनी मवेशी। लेकिन क्या हुआ, कोर्स के अनुसार, समय के अनुसार
सबसे पहली जो चीज गई हमारे हाथ से, पानी गया। स्ट्रीम्स, जिस जगह हम रहते थे वहां स्ट्रीम सूख गई, क्योंकि कैचमेंट पुअर है, जो पानी सोखते थे वो खत्म हो गए। अब हमारे पास जब ये संकट आ गया कि नदी सूख गई, तो हम कहां जाएं? तो खेती भी गई, मवेशी भी गई, जंगल तो पहले ही चले गए थे। तो जो इंटीग्रेशन होता था, जिसका उत्पाद खेती होती थी, उस पर सब पे संकट आया। तो हमने एक बड़ा सरल तरीका अपनाया। हमने कहा कि जंगल अगर पानी को जोड़ने का काम करते हैं वर्षा की, तो पानी जंगल लगाने के लिए फिर 10 साल लगेंगे, फिर जंगल पनपेगा। उससे बेहतर साइंस ऑफ नेचर को आप पढ़ें। मैं इसीलिए इस पक्षधर हूं। और हमने जब समझा तो हमने कहा भी पानी लाना नदी में पानी एक्विफर से आता है। एक्विफर जलागमों में जो वाटरशेड से होते हैं, उनमें पेड़ पानी लाता था, तो पेड़ नहीं है तो हमने जल छिद्र बना दिए। अब जो पानी गिरे उसके अंदर, दूसरे साल में नदी वापिस आ गई, खेती भी पनप गई। 18 गांव उस खेती से जुड़े, उस छोटी सी नदी से जुड़े हैं। अब जब वहां पानी आ गया तो हमें भी अब कुछ नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में वहां पे कुछ समय के बाद नीचे भी बेहतर तरीके का आपका छोटे मोटे पौधे आ गए। छोटे पौधे आए तो जंगली खरगोश आ गए, वाइल्ड बोर आ गया, फिर हिरन आ गए, और फिर लेपर्ड भी आ गया, और 115 बर्ड स्पीसीज आ गई। पानी भी आ गया, पूरा कुनबा आ गया, और सबका योगदान है। तो देखिए खेती भी बेहतर हो गई। 2 हिस्से हैं कृषि के, आपके नई फसल, प्रिसीजन फार्मिंग, और ये जो तमाम टेक्नोलॉजी के हैं। पर ध्यान रखिए, ये तभी रेलेवेंट होंगे जब आपके बेसिक रिसोर्सेज मजबूत होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस वाले हिस्से पे बहुत जोर लगाएं। अपनी मिट्टी को बेहतर करने से लेके, मिट्टी प्रकृति बनाती है, कोई आदमी तो केमिकल बनाएगा, लेकिन आपको पता है मिट्टी का क्या इतिहास है? पेड़ों से बनती है, वेजिटेशन से बनती है, उससे मिट्टी बनती है। वो रॉक को खोदती है और उसके अनुसार मिट्टी का जन्म होता है। वही मिट्टी सबसे अमूल्य होती है। जी, जो हम इनोवेशन की बात करते हैं, वो सिर्फ मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसी से नहीं, वो जो पुरानी हमारी एक धरोहर है, बस उसी को आप मजबूत करें। जिस तरह से भी हम देख रहे हैं, हमें एक बात सबको समझ लेनी चाहिए बड़े साफ तौर से, प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। प्रकृति का तो व्यवहार बदलेगा, उसकी भी प्रवृत्ति बदलेगी, हमारा बदलेगा। इन संकटों से अगर हमारा निदान हो सकता है, जब आप पानी की क्राइसिस आई तो आपने वाटर बॉटल का बिजनेस किया, आपने वाटर प्यूरिफायर ले आए। मुझे लगता है उतना ही जोर इस बात में लगना है, नदियों में कैसा पानी वापस आए, कितना अंडरग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज हो, कि वो प्रकृति का विज्ञान है। तो दोनों चले, तब जाके हम एक संतुलन की तरफ शायद ईमानदारी से जा पाएंगे। आपने संतुलन की बात की, इकोलॉजी और डेवलपमेंट के बीच, इकोनॉमी के बीच जो संतुलन है, उसके संदर्भ में आपने जो ये ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया है, ये बहुत ही रोचक है। इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि ये क्या है। देखिए, 1935 के आसपास जब दुनिया ग्रो कर रही थी, देयर वाज ए गाय कॉल्ड साइमन। तो साइमन साहब ने सोचा कि हमको कैसे अपने विकास के मापदंड तय करने चाहिए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया। मतलब ये था कि एक देश कैसे प्रगति कर रहा है उसको नाप लो, और उसमें 4 चीजें थी, आपको पता है, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और आप सर्विसेज। इन 4 को मिला के उन्होंने कहा कि ये जीडीपी है। उस समय जीडीपी जब आई तो उस भी साइमन ने भी कहा था कि इट कैन नॉट बी प्लेस एज एन एक्सक्लूसिव ग्रोथ मेजर। ये कंप्लीट ग्रोथ मेजर नहीं है, लेकिन अब तो जैसा है ही समाज दौड़ गया, हर एक देश को जीडीपी देनी है, इसका ग्रोथ रेट ये, ये परसेंटेज रेट है, ये सब कुछ आ गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जीडीपी में कहीं भी ये नहीं था कि प्रकृति के संसाधनों की घटत और बढ़त, ये कहीं हिस्सा नहीं था। अब आप देखिए, जंगल खड़ा है, कोई जीडीपी में नहीं है, काट दिया, टिम्बर बन गया, कुर्सी चेयर बने, जीडीपी में। आपकी पानी खत्म हो गया, जीडीपी में नहीं है। पानी मैला हो गया, बीमार पड़ गए, दवाई खाओगे, अस्पताल जाओगे, जीडीपी में आ जाएगा। ऐसे ही आपकी हवा इतनी बदतर हो चुकी, तो वो जीडीपी में नहीं है। एयर प्यूरिफायर बिक जाएंगे, या पानी का छिड़काव हो रहा है, वो जीडीपी में आ जाएगा। तो अब देखिए, जंगल, हवा, मिट्टी, पानी, ये जब बिगड़ रहे हो, वो जीडीपी में ना आ रहा हो, जिससे जान बनती है, जीडीपी से जहान बनता है, कितने बेहतर जाए। तो तब हमारा मानना था कि अब हम ही ऐसा देश हैं, हे पृथ्वी दीपकम जलम वायु आकाश को पूजते हैं, हमें एक ऐसे ग्रोथ मेजर के बारे में बात करनी चाहिए जो समानांतर हो, एक जहान बना रहा है, दूसरा जान से जुड़ा है। और तब हमने जीडीपी के, इसके भी 4 वर्टिकल्स है। एक हवा,
कैसी है? जिस साल आपने जीडीपी दी, इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर, बताएं आपने कितनी हवा ठीक की, पीएम वैल्यूज कितनी रखी आपने, क्या किया आपने जो पीएम वैल्यूज है उसकी मात्रा, कितनी सॉयल आपने ऑर्गेनिक या नेचुरल बनाई उसकी मात्रा, कितना पानी आपने वर्षा का जोड़ा, ये वर्षा का पानी तो है जो सब जगह जाता है, तो आपने क्या प्रयत्न किया ऐसा कि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एफर्ट हो, कितना जोड़ा, सरकार ने कितना जोड़ा, सिस्टम ने कितना जोड़ा, उसका आंकड़ा आ जाए, और क्वालिटी ऑफ वाटर कितना इंप्रूव किया, और ऐसे ही जंगल कितना, क्वालिटी जंगल, क्वालिटी स्पीसीज कितना एरिया का, इन चार से हवा, मिट्टी, पानी और जंगल का एक ग्रोथ मेजर। फिर हमने क्या किया, हमें बड़ा 12-14 साल लगे, क्योंकि एक इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन भी चैलेंज था, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए वरना कौन पूछेगा। तो फिर वो जब इसमें मेहनत की और एक इक्वेशन बन के आई, जब पहले उत्तराखंड की जीडीपी आई वो 0.9% ग्रोथ थी और जीडीपी की ग्रोथ थी 3-4%। आज की तारीख में जीडीपी निकल रही है नेक्स्ट वाली, बहुत पानी पे काम हो गया, जंगल के प्रति गंभीर हो गए, अपना आप ही जब सरकार पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आपको हेल्प अब नेचुरली, तो अब आपको जब लगा कि अब जीडीपी नीचे जा रही है तो कष्ट उठता है, तो जीडीपी नीचे ना जाए, इसलिए उस पर भी काम शुरू हुआ। अभी क्या है कि ये ग्रोथ मेजर यूपी भी कर रहा है, अच्छी बात है। मैंने कहा ना, जीडीपी अगर दूसरी दुनिया के लोगों से आई और हमने अपनी उस पर कमर कसी, तो मुझे लगता है उससे बेहतर तो ये है कि उसके साथ एक मेजर हो, तो इकोलॉजी इकोनॉमी शुड टू गो टुगेदर। जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर दे और इकोलॉजी आपका इकोसिस्टम ग्रोथ मेजर दे। इनफैक्ट एक जो एनवायरमेंटलिस्ट हमारे बड़े पुराने थे, सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने कहा था कि इकोलॉजी इज़ द इकोनॉमी। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ये हमें बताएं, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इकोलॉजी से क्या ये एक फाउंडेशन है हमारी इकोनॉमी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? आपका अपना जीवन हो, अन्य जीवन हो, या जो भी उत्पाद हैं हमारे, ये सारे के सारे प्रकृति से जुड़े हैं, इसलिए ये बड़ा जरूरी है। इकोलॉजी लड़खड़ाएगी तो इकोनॉमी पे उसकी गाज गिरनी है। मैं तो अभी भी मानता हूं कि दुनिया भर की तुलना में हमारा देश फिर भी अभी भी बेहतर स्थिति में है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसका कारण है कि प्रकृति के प्रति संवेदनाएं लोगों में बहुत है यहाँ पे, तो वो किसी तरह से किसी भी रूप में उसको प्रकट करके उसके विस्तार पर जाने के लिए मजबूर भी करते हैं। इकोलॉजी ही समझ अगर ये आ जाए कि हमारी किसी भी एक्टिविटीज का आधार ही इकोलॉजी है, तो फिर इकोनॉमी, और शायद यही है कि एक स्टेबल इकोनॉमी के लिए स्टेबल इकोलॉजी चाहिए, और ये लड़खड़ाएगी। अब आप देखिए ना, आपके बांध लड़खड़ाएंगे, डैम बन रहे हैं, नदियां नहीं होंगी तो आपके इरिगेशन पे असर पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है इस संदर्भ में भी। निश्चित रूप से हमारा जो देश है ये बहुत ही विविध देश है और ज्योग्राफिकली भी बहुत विविध है। क्या कहेंगे आप, किस तरह का एक स्ट्रैटेजी उस हिसाब से भी होनी चाहिए एक सतत विकास के लिए, सतत ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें? हाँ, निश्चित। हम लोग 3 मेजर जोन है, कोस्टल, एरिड और माउंटेन। सबके अपने अपने तरह के इकोसिस्टम हैं। बात यह है कि एक ही सूत्र से बंधे हैं। कितनी बड़ी बात है कि समुद्र से चला हुआ मानसून सारे देश को तरता है और पहाड़ों पर पहुंचता है। तो आप देखिए, एक जुड़ाव है, समुद्र का रिश्ता है पहाड़ों से, पहाड़ का रिश्ता है सब, समुद्र का अस्तित्व तो नदियों से है, और नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, अन्य जगहों से निकलती हैं, जंगलों से निकलती हैं, और उनका अस्तित्व समुद्र से है क्योंकि मानसून वहां से चलता है। ये जो तारतम्य है, इसमें एक राष्ट्रीय स्तर का ऑल इकोसिस्टम को जोड़ते हुए, उनकी भूमिकाओं को समझते हुए, हम प्रकृति के ऊपर एक साझा समझदारी वाला एक पेपर, एक समझ तैयार कर सकते हैं। माउंटेन का रोल यह है, तो माउंटेन की स्टेबिलिटी किस बात पे है? माउंटेन होंगे तो समुद्र भी है भाई कहीं, और समुद्र अगर ठीक ठाक रहे तो फिर मानसून की गति ऐसी होगी। एरिड का क्या योगदान है? मतलब ये फिर उन उत्पादों से भी जुड़ेगा। 3-4 चीज़ें अमूल्य होती हैं उनमें, जिनको हम छोड़ नहीं सकते। उनमें एक वनों की परिभाषा ये नहीं हो सकती कि केरल का वृक्ष टीक जो बड़ा कीमती होता है उसको आप हिमालय के फुटहिल में लगा दें, क्योंकि आपको कमर्शियल ट्री चाहिए, आपको इकोलॉजिकल ट्री चाहिए जी। ये समझ होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि अमेरिका में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, बड़ा, क्योंकि
दे आर ऑल वेरी कंज्यूमर सेंट्रिक सोसाइटी। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया पेड़ उनके अनुसार चीड़ पाइन है, सबसे ज़्यादा नंबर दे दिए। क्यों? चीड़ पाइन कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, टर्पेंटाइन देता है, वुड देता है, और 7वें नंबर पे ओक था जो कि हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी देता है, बेहतर हवा देता है। तो ये समझ समझ पे बात है। उन्होंने कहा उसकी आर्थिक महत्व है, हमने कहा पारिस्थितिक महत्व है। ये साझेदारी है जिनकी समझ होगी तो हम कोस्टल में भी तर लेंगे और पहाड़ों को पे भी। तो ये अभी अगर बहस और बातचीत हो तो एक राष्ट्रीय स्तर पे इस पर समझ बूझ तैयार करनी होगी। तो अभी हम जब हम बात कर रहे थे, जो हमारे पास संसाधन है प्राकृतिक, जिनके आधार पर हमारी इकोनॉमी चलती है, एग्रीकल्चर चलता है, उसमें मिट्टी की अगर हम बात करें और मिट्टी की गुणवत्ता की बात करें तो फर्टिलाइजर्स का एफिशिएंट यूज़, जिस पर सॉइल हेल्थ कार्ड्स का स्कीम निकाली है सरकार ने, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल करेक्टली नापा जाए कितना फर्टिलाइज़र चाहिए और कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, इस पर किस तरह का कार्य किया जा रहा है? देखिए, वो तो सरकार का जो भी तौर तरीका होगा, लेकिन दो बड़ी गलतियां कहीं हमारी जात जुड़ी हुई हैं। एक बड़ी गलती ये है कि हमने अभी तक गांव के भीतर एक बेहतर समझ मिट्टी के बारे में नहीं बनाई और पानी के बारे में, क्योंकि सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र है। पानी के लिए आप पंप लगाइए और बिजली भी आपको कम दामों में मिल जाती है, तो आप इतना पानी डालते हो जिसकी आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बड़ी बात यह कि ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र को लेकर के है, अब उसको लगता है कि किसान को कि जितना केमिकल फर्टिलाइज़र डाल लूँगा, कितनी पानी डालूंगा, उत्पादन, ये एक बहुत बड़ा गैप है विज्ञान का और किसान का। ये गैप है जिसकी समझ हमने टुकड़ों टुकड़ों में दी होगी, औपचारिकताओं में दी होगी, लेकिन मैं आपको जो गांव के बीच के व्यक्ति होने के नाते बता रहा हूं कि अब भी हमारे पास ये गहरी समझ नहीं है कि हमारी मिट्टी कितनी रिच होनी चाहिए। एक ये अच्छी बात है कि हमारा सॉयल हेल्थ कार्ड बन रहा है, फिर हमको लगा कि हमारा जिप्सम कम है या हमारा दूसरी चीज़ कम है तो हम उसको ऐड करें। देखिए, एक और भी तौर तरीका है जिसको जो कैच कर रहा है कि अभी मिट्टी को लेकर के एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब गांव में मिट्टी के रंग बदल जाते थे या फसल का, तो उन्हें लगता था इसकी कमी। आप आज भी जानते हैं, अगर पत्ती को देख के कहते हैं ये बीमारी लग गई या इसकी कमी आ गई, विल्टिंग हो रही है, ये क्यों हो रहा है। ये जो समझ है इसका वैज्ञानिक पहलू समझते हुए और ये विकेंद्रित ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कोई खेती बाड़ी आज थोड़ी ना हो रही है, खेती बाड़ी को होते हुए तो हजारों साल हो गए। तब तो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होते थे, तब तो ये व्यवस्था नहीं होती थी, सॉयल हेल्थ कार्ड नहीं था, समझ थी सॉयल हेल्थ के बारे में जानने की। तो अभी सवाल ये है कि अगर जिप्सम या जिंक कम हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन एक सरल पैकेट डाल के न डालना न हो, बल्कि इस पर भी जुड़ा हो कि वो कौन सी व्यवस्था है। तो आपको मैं बताता हूँ कि पहले खेती वनों को जोड़कर होती थी, कैटल को जोड़ के होती थी, इन सब को जोड़कर खेती होती थी। आज खेती इंडिपेंडेंट हो गई। खेती क्या हो गई? पहले हल चलते थे, गोबर भी पड़ जाता था, पहले रेन फेड थी हमारी खेती बाड़ी, अब वो पंप लगाइए जितना खींच सकते थे, फिर अब ट्रैक्टर आ गए, पंप आ गए, केमिकल फर्टिलाइजर आ गए, खेती का प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं बचा। तो ये जो सबसे खतरनाक बात है, जो परिस्थितियां आज हैं, व्हाट आर वी डेफिसिट विद, पहले भी थी, इसकी खोज होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। डॉक्टर जोशी, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो उसका इस्तेमाल करते हुए भी ये चीज़ें आंकी जा सकती हैं। जैसे एनपीके हम कहते हैं कि एनपीके में से कौन सी चीज़ कम है किसी पर्टिकुलर सॉइल सैंपल में, उस हिसाब से फर्टिलाइज़र को डाला जाए। तो ये सारी जो गुणवत्ता को बढ़ाने की टेक्निक्स हैं, उसमें आपको नहीं लगता कि जैसे अब भारत एआई विस्तार की घोषणा हुई है, सो टेक्नोलॉजी का भी हम बहुत माइंडफुली लेकिन एक उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, यील्ड बढ़ सकती है? दोनों की ब्लेंडिंग की आवश्यकता है, वो रिप्लेसिव नहीं होनी चाहिए। ओके, ब्लेंड हो, गांव को इसी की आवश्यकता है कि कोलैबोरेशन हो दोनों के बीच, साझेदारी में विज्ञान हो जी। और ये अब एक नया पैटर्न है। मैं तो समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री बहुत इन मामलों में गंभीर रहते हैं
जी कि तो मुझे लगता है कि गांव के विज्ञान को भी मुख्य धारा में विज्ञानियों के साथ जुड़कर एक ब्लेंडेड साइंस एंड रेलेवेंट साइंस पर काम होगा तो ये देश बहुत समझ में आ जाना चाहिए। ये गांव का ज़्यादा देश है, शहरों का नहीं है। शहर उत्पादक नहीं हो सकते। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो गांव से आएगी, वो बेहतर होंगे तो जीवन भी बेहतर होगा। दिल्ली में पानी कहाँ से आता है? यमुना देती है। कहाँ से आता है? हिमालय से। हमने तो अच्छा पानी भेजा था, यहाँ पॉल्यूट हो गया क्योंकि समझदारी में कहीं कमी है। बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल। मानना है। और आपको लगता है जैसे आपने शुरू में कहा था कि जब कंज्यूम हम करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए ना। कई बार ये माना जाता है कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, पर्यावरण का संरक्षण है, वो सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। तो आप हमें ये बताएं कि इसमें नागरिकों का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। मैं सरकार की जिम्मेदारी बोलता ही नहीं हूँ। प्रकृति पर्यावरण के संदर्भ में हम में से कौन है जिसे पानी नहीं चाहिए? हम में से कौन है जिसे भोजन नहीं चाहिए? हम में से किसको प्राणवायु नहीं चाहिए? जिस चीज को सब कंज्यूम करते हैं वो सब के सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेट्रो में कोई स्पिट नहीं कर सकता, थूक नहीं कर सकता, डर है। बस मेट्रो को गंदा करने में डर लग रही है। बाहर आप कहीं भी कुछ कर लें, सरकार वहां पे तो कंट्रोल कर सकती है। ये समझ तो हर व्यक्ति की प्रकृति के प्रति बननी पड़ेगी। वहां पे सरकारों की भूमिका से ज्यादा नागरिकों की, समाज की भूमिका है। वो समझे हवा मिट्टी पानी जंगल खत्म हो रहा, अपनी जीवन शैली को वैसे ही बनाए, अननेसरी कंज्यूम न करे, अननेसरी छोड़े ना, थोपे ना। अब आप देखिए देश में एक स्वच्छता कार्यक्रम करा, गंदगी तो सबका भागीदारी है। और हम क्या सोचते हैं कि अगर म्यूनिसिपैलिटी ने कचरा कहीं पे लगा दिया, उस कचरे का मेरे घर से दूर चला गया, लेकिन एक दिन वापस आएगा मेरे ही घर बीमारी के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, वायरस के रूप में। जो लीचिंग होगी वो पानी गंदा होगा, वो पानी आप और मैं पिएंगे। ये समझ बांटने की समय आ चुका है कि कहीं सी कोने में कूड़ा मेरे घर से दूर है, वो मेरे ही पास आएगा। और इसमें समझदारी समाज की है। सरकार तो एक सिस्टम दे सकती है, व्यवस्था दे सकती है, उसको हमें फॉलो करना है। तो ये चेतना में अभी बड़ी कमी है। तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ मिशन की शुरुआत की, जिससे कि ये कोशिश थी कि सब जागृत हों। आप अगर एक मैसेज देना चाहेंगे, अगर 3 कुछ आप ऐसे सरल उपाय बताएं जो हाउस होल्ड्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे पर्यावरण हमारा साफ रहे, सुरक्षित रहे। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि अपने जीवन को सरल ही तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि जो सरल जिनका जीवन हो तो लंबे जीते हैं। जो जितना कठिन, जब मैं कह रहा हूँ कितनी निर्भरता होगी उतने आप कमजोर कहलाएंगे। एक नंबर 2, कम से कम पृथ्वी और प्रकृति से जो आपको मिल रहा है उसका बोझ कम करें। अगर आप एक कोई भी चीज त्याग दें आज और अभी सुनने के बाद या आने वाले समय के बाद, तो आप अगर कहीं पे भी बैठे हो तो आपने उसी समय उसी क्षण कुछ चीज कंट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि आपने अनावश्यक चीजें जिनका सीधा बहुत मतलब नहीं होता, शौक में हो रही हैं, उनमें से कोई भी एक चीज त्याग दीजिए। चिप्स खाना छोड़ दो, या मान लिया आपको लगता है कि जिसको आवश्यकता भोजन के अलावा अतिरिक्त चीज जो कि कहीं आपको डिस्टॉर्ट इकोसिस्टम को कर रही है, आप त्याग देंगे तो आपका एक बड़ा योगदान। तीसरी बात, प्रकृति और पर्यावरण में अब इकाई गांव और घर होने चाहिए। कोई भी आपको नियम बनने हो या कुछ भी आपको जोड़ना हो, पॉलिसी में लाना हो, क्यों इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट और घर और गांव इन पर आधारित होना चाहिए हमारा जो भी, क्योंकि यही आपको सोच भी देंगे और यहीं पे ये भी पता चलेगा सरप्लस क्या है और डेफिसिट क्या है, क्या होना चाहिए। तब हम जाके एज ए चेते हुए समाज होंगे। तो डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस गहन बातचीत के लिए। आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।